डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 11th की हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक की स्टडी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम लोग जो क्लासेस को कर रहे हैं 3 मेथड से कर रहे हैं। फर्स्ट मेथड है आपका एनसीईआरटी क्लास, सेकंड मेथड है डिस्क्रिप्टिव क्लास और थर्ड मेथड है आपका प्रैक्टिस पेपर। तो फर्स्ट मेथड की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस। तो कल हमने आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में चर्चा हो रही थी। तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट्स कॉल्ड ग्रो ग्रोथ। और ग्रोथ में हम लोगों ने प्रूव किया था कि ग्रोथ एक कैरेक्टर के आधार पर अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि दिस इज द लिविंग थिंग्स, तो हम शायद उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस थे। सेकेंड टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे एक्सेप्शन आ गए जो कि जिससे हम डिस्कस नहीं कर सकते थे। लेकिन थर्ड टॉपिक जो आपकी आई यहाँ पे मेटाबॉलिज्म, यह एक प्रूव कर दी कि यहाँ से मेटाबॉलिज्म एक ऐसी क्रिया है जिससे हमें प्रूव कर सकते हैं कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है, आज की जो टॉपिक है यहाँ पे, वो आपकी है कॉन्शियसनेस। को भी हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इस डिस्कस कर लिया था कॉन्शियसनेस को। तो आज की जो टॉपिक है वो आपकी आगे बढ़ जाएगी और है डाइवर्सिटी इन द लिविंग थिंग्स, लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी आपको पढ़ना है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में समझना है कि कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ सकते हैं। बी इट पोटेड प्लांट, आप देखे होंगे पोटेड प्लांट रखे हुए हैं। इंसेक्ट, कीट नजर आएंगे। बर्ड्स, पक्षियाँ नजर आएंगी। योर पेट, आपके पालतू जानवर नजर आएंगे। और अदर्स एनिमल, और दूसरे भी एनिमल नजर आएंगे। और बहुत सारे प्लांट आपको नजर आने वाले हैं जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं। अब एक रूम में बैठ करके मत देखिएगा कि चारों तरफ ये सब नहीं दिख रहे हैं, बाहर निकल के देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आई बट दे आर ऑल अराउंड यू। कह रहा बहुत, इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पाए जाते हैं लेकिन आपके नेकेड आई से, यानी जो आँख है इस आँख से दिखाई नहीं पड़ते हैं। कंडीशन ये है कि वो माइक्रोस्कोपिक हैं, और माइक्रोस्कोपिक हैं तो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ेंगे, नेकेड आई से दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्लियर। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इट, जब आप किसी एरिया में जाते हैं, इफ़ यू वेयर इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इट, तो आप उस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे। द रेंज ऑफ एंड द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। जब आप किसी एरिया में निकलेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में किसी वेराइटीज़ के ऑर्गेनिज्म की एक्सेस मात्रा पाई जाएगी, वहाँ पे उस ऑर्गेनिज्म की मात्रा बढ़ी हुई नजर आएगी। जैसे आप फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो आपको फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, डोमेस्टिक एनिमल बहुत कम मिलेंगे। वाइल्ड प्लांट मिल जाएंगे, डोमेस्टिक प्लांट हो सकता है कम मिल जाए। तो यानी जब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में होंगे तो वहाँ पे उस तरह की वेजिटेशन का आप कहीं ना कहीं एक्सेस अमाउंट देखने को प्राप्त करते हैं। ऑब्वियसली यू, इफ़ यू वेयर टू विजिट इन डेंस फॉरेस्ट, जब आप डेंस फॉरेस्ट में चले जाते हैं, घने जंगलों में, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर ऑफ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। उसमें आप बहुत ज़्यादा संख्या में और बहुत ज़्यादा नंबर में या बहुत बड़े बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी जीवित जीवों को देख सकते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, विभिन्न प्रकार के आप प्लांट देखते हैं। एनिमल, एनिमल को देखते हैं। आर ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे जीवों को देखते हैं। दैट यू सी, आप देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेड ए स्पीसीज, जो कि एक अलग अलग स्पीसीज के रूप में रिप्रेजेंट होती हैं। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्कवर्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। कह रहा है जो रेंज है, जो वेराइटीज की रेंज है, लगभग 1.7 टू 1.8 मिलियन है। दे रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, इन्हें किस में रिफर्स किया गया? बायोडाइवर्सिटी में, यानी लिविंग थिंग्स के बीच में पाई जाने वाली डाइवर्सिटी। आर द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जितने भी नंबर और टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं सबको बायोडाइवर्सिटी का इंक्लूड कर दिया गया है। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज, जब हम किसी एक न्यू एरियाज को एक्सप्लोर करते हैं, एट इवन ओल्ड वंस, उसमें ओल्ड वन को जोड़ते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, वहाँ पे नए नए ऑर्गेनिज्म को भी हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं। एज स्टार्टेड ए लिस्ट दैट देयर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन वुड इन द वर्ल्ड,
स्टार्टेड में ये पता चला कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल इस संसार में पाए जाते हैं। वी नो द प्लांट आर एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाई देयर लोकल नेम। हमने अपने एरिया के, अपने विलेज के, अपने टाउन्स के, अपने सिटीज़ के एरिया के जो प्लांट हैं उनको वहाँ के लोकल नेम के अकॉर्डिंग जानते हैं। जैसे कि आपके क्षेत्र में अगर हिंदी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है तो आप भोजपुरी जानते हैं, अवधी बोली जाती है तो आप अवधी के बारे में जानते हैं, ब्रज बोला जाता हो तो ब्रज जानते हैं, कन्नड़ बोला जाता हो तो कन्नड़, तेलुगु, उर्दू, मलयालम जो भी बोला जाता है, आप उसी लैंग्वेज के पर्टिकुलर लोकल नेम के अकॉर्डिंग उस प्लांट का नाम आप जानते हैं। उस प्लांट का नाम कुछ भी रख दिया जाता है, उस जीव का नाम कुछ भी रख दिया जाता है लोकल अकॉर्डिंग, जो आपके लोकल की एरिया होती है उसके अकॉर्डिंग। दस लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकल नेम क्या होते हैं कि वेरी करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस। इस स्थान पे कुछ और होगा, उसी जीव का दूसरे स्थान पे कोई और नाम रखा होगा। नाम ही तो रखना है, कुछ भी रख लीजिए। इवन विद इन एक कंट्री, एक ही कंट्री में प्लेस प्लेस पे एक ही प्लांट का, एक ही जीव का, एक ही फ्लावर का अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हो सकता है। क्लियर? Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way of the means to talk each other। अब आपको इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि आप किसी से टॉकिंग नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। आप जिसको नेम कह रहे हैं वो उसको नीमा कह रहा होगा, हो सकता है उसे वो कुछ और कह रहा होगा। आप जिसको मैंगो कह रहे हैं हो सकता है वो उसको आम कह रहा होगा। क्लियर? तो इस क्राइटेरिया में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि आप बात भी नहीं कर सकते। टू रिफर टू ऑर्गेनिज टू टॉकिंग अबाउट, उन ऑर्गेनिज के बारे में बात करने के लिए। हेंस देयर इज नीड टू द स्टैंडर्डाइज द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है इसलिए यह आवश्यक हो गया कि किसी एक जीव का नाम, किसी भी जीव का नाम स्पेसिफिक होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, ताकि सभी लोग उसको उसी नाम से जाने। एक ऐसा नाम होना चाहिए जिसको पूरे विश्व में एक ही नाम। जैसे अब क्या है कि आपके गांव में किसी वस्तु का नाम कुछ और है, वो जैसे आपने देखा होगा जब आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है कि आप कुछ मिठाइयों के नाम तो जानते हैं, और मिठाई की दुकान वाला आगे शीशे में खूब अच्छे से सजा करके बहुत सारी मिठाइयों को रखा होता है। अब आप जाते हैं, आपकी इच्छा होती है, नीचे डेकोरेट की गई जो मिठाइयाँ होती हैं उस मिठाइयों में, डेकोरेट की गई स्वीट्स में आपकी इच्छा होती है कि आज पर्टिकुलरली इस स्वीट को खाना है, लेकिन आपको नाम नहीं याद है। तो आप टेबल पे बैठ करके ऑर्डर अगर करेंगे भैया वो मिठाई लेते हैं, नीचे से काउंटर से 5वें श्रृंखला पे है, तो समझ नहीं पाता। तो आप क्या काम करते हैं, वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे उसके टेबल लगे होते हैं और वहाँ जाकर कहते हैं भैया ए वाली मिठाई दे दीजिए। जब आप कहते हैं ए वाली मिठाई दे दीजिए, वहाँ पे आप इंडिकेट करते हैं दिस स्वीट्स आर टू टेक इन मी, देन वो आपको क्या बताता है, नेम बताता है कि इसका नाम ए है, उसका नाम वो है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक कंट्रोवर्सी है कि वो दुकान पे हो सकता है, उस मार्केट में हो सकता है, उस बाज़ार में एक स्पेसिफिक वो मिठाई बनती हो, दूसरी जगह पे वो सॉरी दूसरी जगह पे वो ना बनती हो, तो इसलिए उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है। जो नाम दुकानदार ने रख दिया वही नाम है। उसी प्रकार से जीवों का नाम है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जहाँ पे जिसने जो नाम रख दिया वही उसका नाम हो गया। अब पूरे संसार में जीवों की स्टडी करना है तो नाम तो उनका पहले सही किया जाए, तो उसके लिए क्या कहा गया कि सबके लिए एक पर्टिकुलर एक नाम रखा जाएगा जो कि पूरा विश्व यूज करेगा, पूरा वर्ल्ड यूज करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नामनक्लेचर। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नामनक्लेचर यानी नामकरण प्रक्रिया कहते हैं। ऑब्वियसली नामनक्लेचर आर नामिंग इज ओनली possible when the organism is described correctly and we know that what organism and same is attached to this is the identification। कह रहा है कि नामनक्लेचर आर नामिंग ऑफ द ओनली पॉसिबल when, उसी का नामनक्लेचर किया जा सकता है जो पॉसिबल है। कब? जब ऑर्गेनिज्म के डिस्क्राइब किए जाते हैं उसके कैरेक्टरली, यानी उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है, उससे जुड़े हुई चीज़ों के बारे में जाना जाता है। तो दूसरा कंपोजिशन क्या आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन। हम किसी का नाम तभी रख सकते हैं जब उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके प्लेस पे जो मैंगो का प्लांट है, हो सकता है हमारे यहाँ जो मैंगो का प्लांट है दोनों में वेरिएशन पाया जाता हो, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों मैंगो ही तो हैं, तब उनका हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक एक नाम रखेंगे कि इसका नाम मैंगो रखा जाएगा। क्लियर? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ द साइंटिस्ट हैव स्टेबलाइज प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद क्या हुआ कि उन्हें एक ऑर्डर में
एक सिस्टम दिया गया कि इसका नाम कैसे रखा गया है, साइंटिफिक नाम रखा जाएगा। सभी ऑर्गेनिज्म का किसका नाम रखा जाएगा, साइंटिफिक नाम रखा जाएगा। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह बायोलॉजिस्ट द्वारा एक्सेप्ट किया गया पूरे संसार में, ताकि जीवों का क्या नाम रखा जाए, एक स्पेशल नाम रख दिया जाए ताकि उसी नाम से उनको पर्टिकुलरली जाना जाए। फॉर प्लांट, जैसे कि प्लांट में साइंटिफिक नेम आर बेस्ड एज द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। प्लांट के लिए प्रिंसिपल क्राइटेरिया बनाई गई, जिस क्राइटेरिया के माध्यम से उनका नाम रखा जाए, या विच प्रोवाइड्स द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है ICBN का, तो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके तहत आप क्या करेंगे, प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। जितने प्लांट के स्पीसीज होते हैं सबका नाम लिखा जाता है। यू में आस्क, आप पूछेंगे हाउ आर एनिमल, एनिमल के लिए क्या होगा, एनिमल का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। एनिमल टेक्सोलॉजिस्ट हैव इवॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल के लिए क्या रखा गया, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के तहत एनिमल का नाम रखा जाएगा, जो कि एक संस्था AB है, यानी ICBN एंड ICZN। द साइंटिफिक नेम इज श्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। इससे क्या होगा कि सभी ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक नाम होगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल टू पीपल, जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जाना जा सकता है, और सेम टाइम पे सेम नाम से पहचाना जा सकता है। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर द एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। ये नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं रखा जाएगा जिस नाम से किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा गया है। तो यहीं पे आज का क्लास ओवर करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे जेनरिक नाम क्या होता है, स्पेसिफिक नाम क्या होता है, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसके रूल्स कौन कौन से हैं, लेकिन इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका पड़ेगा टेक्सा। टेक्सा पढ़ने के बाद सिस्टमैटिक्स पढ़ेंगे, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ेंगे, और फिर आपका आ जाएगा स्पीसीज, यानी ग्रुप्स को पढ़ लेंगे, और ये धीरे धीरे चैप्टर क्या होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट को पढ़ते चलिए, क्लियरली आप समझते चलिए, उन चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। मैंने आपसे एक बार नहीं कई बार कहा है कि आपको NCERT को रिवाइज करना है। हम सिर्फ आपके मार्क को सुगम बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। हम पढ़ करके उसके सारांश को इसलिए बता देते हैं ताकि आपको चीज़ें इजीली क्लियर हो जाए, और फिर आप उन्हें अपने बोथ लैंग्वेज, जिनको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में क्लियर कर लेंगे, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, जिनको हिंदी में आता है वो हिंदी में। कॉन्सेप्ट आप हिंदी में अगर समझ जाएंगे तो उन चीज़ों को आपको जानना ईजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जब डिस्क्रिप्टिव क्लास करेंगे तो एक एक पॉइंट पे फुल डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्लास का मतलब ये है कि उसको खूब डिस्कस करेंगे, और उससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी साथ में लेके चलेंगे, ताकि प्रैक्टिस पेपर आने के साथ हम लोगों की कोई भी समस्या ना रहे, और आराम से हम लोग हर एक बाधाओं को पार कर सकें। तो इसी सब आशा और विश्वास के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।